ये बात तुमको कोई भी चैनल नहीं बताए। 28 फरवरी 2026। Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities. जिस दिन अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे बम गिराए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में, उससे 3 हफ्ते पहले कुछ अमेरिकन कांग्रेस मेंबर्स ने चुपचाप अमेरिकी डिफेंस कंपनी के स्टॉक खरीदे और फिर 3 हफ्ते बाद वॉर शुरू, और ये स्टॉक्स 15% ऊपर चले। इनफैक्ट आज की डेट में ये डिफेंस स्टॉक्स लॉकहेड मार्टिन, रेथियन, नॉर्थन ग्रम्मैन अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। मतलब एक तरफ तेहरान पे आग लग रही थी और दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट पे शैंपेनें खुली जा रही थी। दिस कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट शोज कि अमेरिका को पहले दिन से पता था कि जब वो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को टारगेट करेंगे तो फुल स्केल वॉर होगी। There would be no going back। 2026 की ये जंग किसी आइडियोलॉजी की नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स की भी नहीं है, बल्कि इनवॉइसेस की। आज की डेट में ईरान और यूएस दोनों के लिए ये मौत का खेल एक्चुअली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बन चुका है। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिकल हिपोक्रेसी। आज हम इस हिपोक्रेसी की एक एक लेयर उतारेंगे और बात करेंगे उस वॉर इकोनॉमी की जिसकी वजह से ये लड़ाई खत्म नहीं हो रही। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूएस का ग्लोबल कंट्रोल माइंडसेट और ईरान की स्ट्रेटेजिक डेस्परेशन हमें एक ऐसे वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल रही है जहां दुश्मन बदल रहे हैं पर प्रॉफिट वही पुराने लोग कमा रहे और भुगतान हम कर रहे हैं। सेगमेंट 1, अमेरिका। देखो, यूएस सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स डीलर। अमेरिका अकेले ग्लोबल वेपन एक्सपोर्ट का 40% कंट्रोल करता है, और ये सिर्फ हथियार नहीं बेचता। अमेरिका पूरी दुनिया में 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस के थ्रू अपनी परमानेंट प्रेजेंस मेंटेन करता है, हर कॉन्टिनेंट पे, हर स्ट्रेटेजिक कॉर्नर पे। आप ये देख लो ना, 249 साल की आजादी में अमेरिका 232 साल किसी न किसी कंट्री से वॉर कर रहा है। 232 साल, ये किसी पीस लवन नेशन की स्टोरी नहीं है, ये एक पैटर्न है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनमें से एक भी वॉर अमेरिका की अपनी जमीन पर नहीं लड़ी गई। वियतनाम, इराक, कोरिया, अफगानिस्तान हमेशा किसी और की सॉइल, हमेशा दूर से, हमेशा सेफ डिस्टेंस पे, इसीलिए उनको ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। एंड द थिंग इज कि जब आपके पास 800 बेसिस हैं, आपको हर कोने में एक दुश्मन चाहिए ताकि ये मैसिव मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जस्टिफाई हो सके, ताकि बजट पास हो सके, ताकि नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, ताकि डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स ऊपर जाए। क्योंकि द थिंग इज कि जहां कॉन्फ्लिक्ट होगा वहां डिमांड होगी, और जहां डिमांड होगी वहां अमेरिका सप्लाई बढ़ा पाएगा, अपना धंधा कर पाएगा। वॉर खत्म होने से स्टेबिलिटी आती है जो इनके बिजनेस के लिए घाटे का सौदा है। इनको चाहिए कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट जिससे कि धंधा चलता रहे, बाकी कितने मरे कितने जले इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अमेरिका के लिए कोई भी वॉर सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल इवेंट है, ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है, जहां मिसाइल्स एक्सपोर्ट होती है, जहां इन्फ्लुएंस एक्सपोर्ट होता है, और जहां दोनों का बिल कोई और भरता है, हम भरते हैं। यूएस का स्टैंस हमेशा से सिस्टम लेवल रियलिज्म का रहा है। उनके लिए ईरान सिर्फ एक दुश्मन नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। मार्च 2026 के डेटा के मुताबिक यूएस डिफेंस ट्रेड $330 बिलियन क्रॉस कर चुका है। जब से ये डायरेक्ट वॉर शुरू हुई है, गल्फ स्टेट्स यानी कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और म्यूनिशंस ऑर्डर किए हैं अमेरिका से। इवन इसराइल को अमेरिका ने $9 बिलियन प्लस का मिलिट्री एड और म्यूनिशन सपोर्ट सिर्फ पिछले साल दिया। यूएस के लिए ये फ्रीडम की लड़ाई नहीं है, ये उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए एक मैसिव बूस्टर डोज। उनका इंसेंटिव शांति में नहीं है, बल्कि एक ऐसे कंट्रोल्ड इंस्टेबिलिटी में है जहां हर कोई उनसे वेपन मांगने पर मजबूर हो जाए। इसीलिए ये लड़ाई रुक नहीं रही है, क्योंकि ये जंग जितनी लंबी खींचेगी अमेरिका की तिजोरी उतनी ही भरेगी। उनके पास इस लड़ाई को रोकने का कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव तो है ही नहीं। इसीलिए उनके जो पीस टॉक्स और नेगोशिएशंस होते हैं वो भी हाफ हार्टेड लगते हैं, सिचुएशन मैनेज करने के लिए, काम खत्म करने के लिए, मीडिया को शांत करने के लिए। वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए शांति की बात करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनका बिजनेस मॉडल, उनका प्रॉफिट एक लॉन्ग टर्म कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट में थ्राइव करता है। क्योंकि अमेरिका इलाज करके ठीक करने वाला डॉक्टर नहीं है। अमेरिका इज द फार्मासिस्ट सेलिंग द मेडिसिन व्हाइल द पेशेंट स्टेज सिक। उसका प्रॉफिट पेशेंट के बीमार रहने में, तो वो क्यों उसे ठीक होने देगा। अमेरिका का रोल इस वॉर में वही है। अब तक हमने देखा कि अमेरिका कैसे इस वॉर से प्रॉफिट और पावर दोनों बिल्ड कर रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं ईरान पर।
यहाँ जो पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगा उससे आपका विक्टिम और विलन देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। नाउ बिफोर वी बिगिन, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो। योर लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड आल्सो हेल्प्स इन माय चैनल ग्रोथ। सेगमेंट 2, ईरान। अब दूसरी साइड की तस्वीर देखते हैं। ईरान के लिए भी ये जंग कोई जीरो सम गेम नहीं है। उनके पास भी इस इनस्टेबिलिटी को बनाए रखने के बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक इंसेंटिव्स हैं। IRGC इस वॉर का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। देखो, ईरान में ना एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है जिसे IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कंट्रोल करती है। इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि IRGC डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईरान की जीडीपी का 30 से 40% कंट्रोल करता है। कंस्ट्रक्शन हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रियल एस्टेट, स्मगलिंग नेटवर्क्स, सब में इनकी उंगलियां हैं। जब सैंक्शंस लगते हैं तो लीगल इकोनॉमी टूटती है, और जब लीगल इकोनॉमी टूटती है तो ब्लैक मार्केट स्ट्रॉन्गर होता है। और ब्लैक मार्केट कंट्रोल कौन कर रहा है? IRGC। मतलब अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाए हैं ईरान को वीकन करने के लिए, उन्होंने एक्सीडेंटली IRGC को और पावरफुल बना दिया है। रेगुलर ईरानी लोग पिस रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है, वो भुखमरी में जी रहे हैं, लेकिन IRGC और अमीर हो रही है बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैक मार्केट। और वॉर में यही तो होता है, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट, वेपन मैन्युफैक्चरिंग, पैरेलल ट्रेड रूट्स, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब किसके थ्रू होगा? IRGC। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है उनका सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया है। लेकिन बात सिर्फ प्रॉफिट की नहीं है। देखो, लोग जो है ना ईरान में थक गए थे ब्लैक इकोनॉमी से, सप्रेशन से, इन सब से। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच में ईरान में मैसिव प्रोटेस्ट हुए अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट। बट अब इस वॉर की वजह से ईरान के रेजीम को डोमेस्टिक लेवल पर एक बहुत बड़ा वेपन मिल जाता है, नेशनलिज्म। जब बाहर दुश्मन खड़ा होता है ना, तो अंदर की सारी प्रॉब्लम्स, सारे प्रोटेस्ट और सारे इकोनॉमिक फेलियर देश प्रेम के पीछे छुप जाते हैं। ईरान के जनरल को पता है कि जब तक ये दुश्मनी जिंदा है, उनका दबदबा जिंदा है। उनके लिए शांति का मतलब है अपने लोगों के सवालों का जवाब देना, और जंग का मतलब है उन सवालों को मिसाइल के नीचे दबा देना। सो व्हाई वुड ईरान्स रेजिम, व्हाई वुड IRGC वांट द वॉर टू एंड? और फिर इसमें स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का भी एंगल आता है। देखो, जब तक मिडिल ईस्ट में वॉर मोड ऑन रहेगा, तब तक ईरान के पास मौका है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को मैनिपुलेट करने का। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को बंद करके पूरी दुनिया की गर्दन पकड़ ली है। ईरान ने 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई ब्लॉक कर दिया। ये सिर्फ ब्लॉकेड नहीं है, ये सॉवरेन मोनेटाइजेशन है, एक चोक पॉइंट। ईरान पर सैंक्शंस हैं, लेकिन उनका तेल रुकता नहीं है। जब भी टेंशन बढ़ती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा आता है, तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं। देखो, ईरान जो है ना, अपना तेल चाइना को शैडो फ्लीट्स के जरिए बेचता है। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो ईरान का डिस्काउंटेड ऑयल की डिमांड और बढ़ जाती है। एंड इनफैक्ट मार्च 2026 में ईरान ने एक ऐसा काम किया जो पहले किसी और ने नहीं किया। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल लगाना शुरू कर दी। $2 बिलियन पर शिप, $2 बिलियन एक जहाज से एक बार गुजरने का। और सिर्फ पैसा नहीं, ईरान ने कंडीशन भी रखी है कि सिर्फ फ्रेंडली कंट्रीज के शिप गुजर सके, और पेमेंट चाइनीज युआन में या फिर क्रिप्टो में। मतलब दिस वॉर कुड नॉट बी मोर बेनिफिशियल टू ईरान। और कुड इट? चलिए देखते हैं। We all know how America has sanctioned Iranian oil and no one could buy it. But इस chaos के बीच में अमेरिका ने भी कुछ कंट्रीज को, जैसे कि इंडिया हो गई, उनको ईरान से ऑयल खरीदने की टेम्पररी परमिशन दे दी, सिर्फ इसलिए ताकि ग्लोबल प्राइसेस कंट्रोल में रहे। यानी जब तक ये वॉर कंट्रोल तरीके से चलती रहेगी, तब तक ईरानियन इकोनॉमी एक्चुअली थ्राइव करती रहेगी। क्योंकि पहले ईरान पूरी तरह चाइना पर डिपेंडेंट था, उनका 90% तेल सिर्फ चाइना जाता था। लेकिन इस 2026 की जंग ने डायनामिक को बदल दिया है। आज वॉर अनसर्टेनिटी की वजह से नए प्लेयर्स मार्केट में आ गए हैं, और ईरान को वो ग्लोबल लेवरेज मिल गया है जो शांति के वक्त उनके पास नहीं था। तो अब सवाल ये है कि अगर दोनों कंट्रीज इस वॉर से इतना प्रॉफिट कमा रही है, तो ये वॉर रोकने की कोशिश कौन करेगा और क्यों करेगा? अमेरिका रोकेगा नहीं, उसके डिफेंस स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर है, उनको नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। लॉकहीड का F-35 जेट लाइव एडवर्टाइजमेंट बन चुका है दुनिया के सामने अमेरिका के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए। ईरान रोकेगा नहीं, स्ट्रेट पे टोल चल रहा है, ऑयल के लिए नए नए बायर्स मिल रहे हैं, और वॉर ने उनकी गवर्नमेंट को घर में एक नया पॉलिटिकल मैंडेट दे दिया है। दोनों कंट्रीज के लिए ये वॉर एक एसेट है, लायबिलिटी नहीं। तो जो पीस टॉक्स होती है ना ओमान में, इस्लामाबाद में, वो सिर्फ ऑप्टिक्स है, मीडिया को दिखाने के लिए, कैमरे के लिए। ट्रंप का 15 पॉइंट पीस प्लान ईरान को भेजना, ईरान का उसे डिसमिस कर देना, ये सब थिएट्रिक्स है। नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन साथ में स्ट्राइक्स भी चल रही है। ये कोई पीस अचीव करने के लिए एफर्ट्स थोड़ी है,
एक डिले टैक्टिक्स है कि जितना खींच सको उतना खींचो, जितना प्रॉफिट हो सके उतना निकालो। और इस पूरे खेल में जो लोग मर रहे हैं, ईरानियन सिविलियंस, गाजा के लोग, गल्फ में काम करने वाले माइग्रेंट्स, उन्हें कोई भी रेजिम काउंट नहीं कर रहा है। वो सिर्फ नंबर्स, कोलैटरल, एक बिजनेस मॉडल की ऑपरेशनल कॉस्ट। और हम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पूरा ग्लोबल साउथ, हम इस वॉर में ना तो प्लेयर हैं ना कोई प्रॉफिटियर। हम सिर्फ बिल भरने का काम कर रहे हैं। इंडिया जो अपनी रफली 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, उसके पेट्रोल पंप्स पे ऑलरेडी प्राइस बढ़ रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर की लाइनें लग रही है। पाकिस्तान वो वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट फॉर देयर एनर्जी नीड्स फ्रॉम द गल्फ नेशंस, उसकी तो हालत खराब हो गई है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में पीएसएल चल रहा है, दैट टू विदाउट एनी क्राउड, विदाउट एनी ऑडियंस, जस्ट टू सेव सम पेट्रोल। सिचुएशन इतनी खराब हो गई है। लेकिन द बैड न्यूज इज कि ये तो बस शुरुआत है। गल्फ रीजन रफली दुनिया का 45% सल्फर प्रोड्यूस करता है। सल्फर से फर्टिलाइजर बनता है, फर्टिलाइजर से खेत में अनाज उगता है। अगर ये सप्लाई चेन और कुछ महीने डिसरप्ट रही तो खेती करना महंगा हो जाएगा, अनाज कम उगेगा और हमारी थाली महंगी पड़ेगी। अब और ये इम्पैक्ट सिर्फ अनाज पे नहीं पड़ेगा। रिसेंटली खबर आई है कि डाइट कोक मार्केट में खत्म होने लगी क्योंकि एल्यूमिनियम कैंस की शॉर्टेज होने लगी है। क्यों? क्योंकि गल्फ से एल्यूमिनियम सप्लाई डिसरप्टेड है। एक कोल्ड ड्रिंक की कैन और आपको समझ आ जाता है कि ये वॉर कितनी दूर तक पहुंच गई है हमारे घर के अंदर। फर्टिलाइजर्स महंगी, फूड महंगी, फ्यूल महंगा और वो चीजें भी महंगी होगी जिनके बारे में शायद हम अभी तक सोच भी नहीं पा रहे क्योंकि पूरा सप्लाई चेन डिसरप्टेड है। देखने को तो ये वॉर हो रही है मिडिल ईस्ट में, लेकिन इसकी कीमत यहाँ पे हम चुका रहे हैं। दुश्मन बदल रहे हैं, आइडियोलॉजीज बदल रही है, लीडर्स मरते हैं, नए आते हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदलती है, प्रॉफिट का धंधा। आज भी, कल भी, इस वॉर में भी। और भुगतान हम करते हैं हमेशा, फिर चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 हो या फिर अमेरिका ईरान का ये वॉर। लोग ना डिबेट कर रहे हैं कि अमेरिका सही है या ईरान सही है, ये आइडियोलॉजी सही है या वो रिलीजन गलत है। लेकिन भाई ये सिस्टम आइडियोलॉजीज नहीं देखता, ये सिर्फ इनवॉइसेस देखता है, ये सिर्फ प्रॉफिट पे चलता है। और जब तक हम साइड्स लेते रहेंगे, एक दूसरे की आइडियोलॉजीज को ब्लेम करते रहेंगे, हम हमेशा इस सिस्टम के हाथों के खिलौना बनते रहेंगे। क्योंकि इस वॉर एज अ बिजनेस को साइड्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो दोनों तरफ से कमा लेता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सिस्टम को समझते हैं और उसे अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, और दूसरे जो सिस्टम को समझे बिना किसी प्रोपेगेंडा के चलते लगे हुए हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने में, आपस में लड़ने में। एंड द सैड थिंग इज कि यही लोग वॉर की सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं। अब आपको दोनों में से क्या बनना है ये आप डिसाइड करो, लेकिन पहला स्टेप तो यही है ना कि समझो कि ये खेल चल क्या रहा है। तो ये थी असली पिक्चर जो कोई न्यूज चैनल नहीं दिखाए, कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं करेगा। अगर आज की पिक्चर थोड़ी भी क्लियर हुई हो, अगर यहाँ तक रुक ही गए, तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उन लोगों से जो अभी भी सिर्फ साइड्स लिए जा रहे हैं और आपस में लड़े जा रहे हैं। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि ऐसे और भी इंसाइटफुल डिस्कशंस आगे करते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।